नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज हम आपके लिए प्राचीन भारत के आर्य सभ्यता के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको इस सभ्यता के टॉप 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले हमने आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, वैदिक सभ्यता का समयकाल क्या था? ऑप्शन ए 1500 बीसी से 800 बीसी, ऑप्शन बी 1500 बीसी से 1000 बीसी, ऑप्शन सी 1500 बीसी से 600 बीसी, ऑप्शन डी 1500 बीसी से 1200 बीसी। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी ये सिंधु सभ्यता के बाद आई थी, और सिंधु सभ्यता का जो आपका काल था, सिंधु सभ्यता का काल ये आपका 2500 बीसी से 1500 बीसी तक था। यानी इसके बाद ये वैदिक सभ्यता आई थी। तो वैदिक सभ्यता आपके दो भागों में विभाजित थी। एक आपके ऋग्वेदिक में, जिसका काल था आपका 1500 से लेके 1000 बीसी तक। एक थी आपकी उत्तर वैदिक काल, जिसका आपका काल था 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य भारत में आए थे यह आपके मध्य एशिया से आए थे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि तिब्बत से दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार और उत्तरी ध्रुव से आपके बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। लेकिन जो सर्वमान्य है वो आपके मैक्स मूलर के अनुसार ही है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। जो आर्य भारत में आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ऑप्शन बी, इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऑप्शन सी, इस काल में बहु विवाह की प्रथा केवल राजवंश में थी। ऑप्शन डी, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा से। पॉइंट ए आपका कहता है वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। ये बिल्कुल सही है। वैदिक काल में जो स्त्रियां थी अपने पति के साथ यज्ञ में भी शामिल होती थी। बी पॉइंट कहता है इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा व प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल, ऋग्वेदिक काल यानी वैदिक काल में ना तो बाल विवाह थी, ना ही सती प्रथा थी, और ना ही प्रदा प्रथा थी। यानी स्त्रियों को समान स्थिति का दी जाती थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। पॉइंट सी, इस काल में बहुविवाह की प्रथा केवल राजवंश में थी। बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में यानी वैदिक काल में जो बहुविवाह की प्रथा थी केवल क्षत्रिय वंश में थी, यानी राजवंशों में थी। डी पॉइंट कहता है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। अमाजू, जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या थी वो क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो दिए गए उत्तर के अनुसार आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी। आपके चारों सही हैं। तो ये किसकी तरह का? आपके फोर्थ में। तो आपका ए बी सी डी सभी सही हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी ठीक होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 4, वैदिक काल में वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापकों को क्या कहा जाता था? उपाध्याय, श्रमण, राजन या फिर स्पष्ट? देखिए, वैदिक काल में जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे, यानी वेद और वेदांग को पढ़ाने के लिए जो अपने जीवा उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाए जाते थे, वे अध्यापक कहलाते थे, वे उपाध्याय। उन्हें क्या कहते थे? उपाध्याय। जबकि श्रमण, ये वेद विरोधी होते थे। ये भी होते अध्यापक ही होते थे, लेकिन ये वेद विरोधी। राजन आपको पता है, ये मैं बता चुका हूं। स्पष्ट, स्पष्ट जो वैदिक काल में होते थे, इन्हें कहते थे गुप्तचर। ये होते थे आपके गुप्तचर। तो आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, शब्द निषक का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए होता था? ऑप्शन ए हाथ के आभूषण के लिए, ऑप्शन बी पैर के आभूषण के लिए, ऑप्शन सी कान के आभूषण के लिए, ऑप्शन डी गले के आभूषण के लिए। देखिए, वैदिक काल में जो निषक शब्द था, ये आपके गले के आभूषण के लिए प्रयोग होता था, यानी सोने के आभूषण के लिए जो गले में पहना जाता था। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट। जो ये शब्द निषक है, उत्तर वैदिक काल में से मुद्रा के लिए, यानी मुद्रा के लिए प्रयोग करते थे। यानी ऋग्वैदिक काल में जो निषक था, वो गले का आभूषण के लिए होता था प्रयोग, यानी जो सोने का आभूषण होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो शब्द निषक का प्रयोग होने लगा किसके लिए? मुद्रा के लिए। मुद्रा यानी सिक्कों के लिए। तो इसलिए आपके दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गले के आभूषण के लिए। प्रश्न नंबर 6, किस काल में महिलाएं सभा में भाग नहीं लेती थी? ऋग्वैदिक काल में, या फिर उत्तर वैदिक काल में, या फिर ए और बी इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो सभा है, वैदिक काल में 3 प्रकार की सभा होती थी। एक आपकी विदत, एक आपकी सभा, एक होती थी आपकी समिति। जो महिलाएं थी, वो ऋग्वैदिक काल में सभा में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो महिलाओं ने सभा में भाग लेना बंद कर दिया था। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, वैदिक युग में जीवागृभा किसे कहते थे? वन अधिकारी को, मुख्य पुजारी को, दास को, या फिर पुलिस अधिकारी को? देखिए, वैदिक युग में जो जीवागृभा होते थे, वो पुलिस अधिकारियों को कहा जाता था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलिस अधिकारी। जो वन अधिकारी होते थे, इनको कहा जाता था गोविकृत। मुख्य पुजारी आपको पता ही है कौन होते थे? पुरोहित होते थे। दास आपको पता ही है, दास्यु, यानी अनार्य या कुछ और भी। ठीक है, इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलिस अधिकारी। वैदिक काल में पुलिस अधिकारी को जीवागृभा कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, वैदिक काल में संबंधित विवाह पर सही युगम का चयन करें। एक तरफ विवाह दे रखे हैं, एक तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। पहला दे रखा है आपका आर्ष, जो आर्ष विवाह है। बी पॉइंट में दे रखा है आपको गंधर्व विवाह। सी पॉइंट में दे रखा है प्रजापति विवाह। और डी पॉइंट में दे रखा है असुर विवाह। इधर आपके दे रखे हैं बिना दहेज के, धन के बदले, या वर पक्ष से गाय का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था, या 4 पॉइंट 4 पॉइंट दे रखा आपका प्रेम विवाह। चलिए देखते हैं आर्ष विवाह। पहले आर्ष विवाह, जो आर्ष विवाह होता था, इसमें क्या होता था? जो कन्या पक्ष के जो लोग होते थे, वर पक्ष से गाय का जोड़ा लेकर कन्यादान करते थे। तो इसलिए आपका
कन्यादान लेकर। क्या? गाय का जोड़ा। तो इसलिए आपका ए का तो आपका सही होगा 3। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह यानी ए का 3। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह जो होता था आपके प्रेम विवाह होता था। पी का 4। प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह होता था आपके बिना दहेज के, यानी बिना दहेज के जो विवाह होता था उसे प्रजापता विवाह कहते थे, प्रजापति विवाह कहते थे। सी का आपका हो गया 1। बाकी बचा आपका असुर विवाह, असुर विवाह होता था आपका धन के बदले, यानी डी का 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 1 लेकिन इसमें बी का 2 है, ये गलत है। ए का 2, ए का तो 3 आ रहा हमारा, ये भी गलत है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। हाँ, ये आपका दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के मुख्य देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, विष्णु या फिर रुद्र। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो पशुओं के मुख्य देवता माने जाते थे वो आपके माने जाते थे रुद्र। जबकि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो रुद्र होते थे, यानी जो रुद्र होते थे वो आपके वायु देवता के रूप में माने जाते थे, वायु देवता के रूप में माने जाते थे। तो इसलिए आपके दिए गए प्रश्न के अनुसार ये पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में पशुओं के मुख्य देवता कौन थे? तो वो थे रुद्र। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन कितने आश्रम में विभाजित था? ऑप्शन ए 6 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 4 भागों में। देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन जो विभाजित था आपके, एक तो आपके ब्रह्मचार्य, फिर आपके गृहस्थ, फिर आपके वानप्रस्थ और एक सन्यास, यानी कुल 4 भागों में विभाजित था। तो इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्य सभ्यता में मनुष्य जीवन 4 भागों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी अक्षवाप, ऑप्शन डी कुलप। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था वो होता था पुरोहित। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, आर्यों की संपत्ति मापी जाती थी। ये पूछ रहा है कि आर्यों की संपत्ति जो है वो किस में मापी जाती थी? ऑप्शन ए मवेशियों में, यानी गाय में, क्योंकि जो आर्य होते थे वे गाय ज़्यादा पालते थे। ऑप्शन बी भूमि से, ऑप्शन सी धन से, ऑप्शन डी सैनिकों से। ये आर्य की जो संपत्ति होती थी वो आपकी मवेशियों से मापी जाती थी। जिसके पास जितने ज़्यादा मवेशी वह उतना ज़्यादा अमीर होता था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मवेशियों से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आर्य लकड़ी के हल को किस नाम से पुकारते थे? कलाप, सीता, लांगल या कुलाल। देखिए, आर्य जो लोग थे ये लकड़ी के हल को लांगल कहते थे। क्या कहते थे? लांगल। जबकि कुलाल कुम्हार को कहते थे। ठीक है, तो इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लांगल। आर्य लकड़ी के हल को लांगल के नाम से पुकारते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम है। ऑप्शन ए जन, राष्ट्र, विश्व, कुल या फिर ग्राम। ऑप्शन बी राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। ऑप्शन सी विश्व, कुल, जन, राष्ट्र या ग्राम। ऑप्शन डी कुल, विश्व, राष्ट्र, जन या ग्राम। चलिए देखते हैं, जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, ये पहले आपके इसमें राष्ट्र आता था, फिर आपका जन आता था, फिर आपका विश्व आता था, फिर आपका ग्राम आता था, और फिर आपका कुल आता था। तो दिए गए आपके अनुसार राष्ट्र किस में है? इसमें भी राष्ट्र, इसमें भी राष्ट्र, राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र के बाद जन किस में है? इसमें है। ऑप्शन बी राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई का सही क्रम है वो राइट आंसर इसका बी। पहले राष्ट्र, फिर जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये पूछ रहा है कि जो ये इसने कथन दे रखे इनमें से कौन सा पॉइंट या कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पॉइंट ए कहता है विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, ठीक है। बी पॉइंट कहता है सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था, ठीक है। सी पॉइंट कहता है सभा में केवल गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य शामिल होते थे, ठीक है। डी पॉइंट कहता है राजा का चुनाव केवल सभा के द्वारा होता था। अभी मैंने आपको बताया जो वैदिक सभ्यता थी यानी आर्य सभ्यता थी, उसमें 3 प्रकार की समिति होती थी यानी सभा होती थी। एक तो विदत, एक सभा और एक समिति। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, बिल्कुल ठीक है। विदत जो थी आर्यों की प्राचीन संस्था थी। अभी मैंने देखो सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था और इनके जो सदस्य होते थे उन्हें सभ्य कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। सी पॉइंट कहता है सभा में केवल गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य शामिल होते थे, बिल्कुल ठीक है। जो सभा होती थी उसमें केवल गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य ही शामिल होते थे, यानी ये एक प्रकार की पंचायत सभा होती थी। तो ये बिल्कुल ठीक है आपकी। राजा का चुनाव केवल सभा के द्वारा होता था, ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जो राजा का चुनाव होता था वो आपके सभा और समिति दोनों के द्वारा होता था। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए आपका डी पॉइंट सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में शब्द निशा का किसके लिए प्रयोग होता था? चांदी के आभूषण के लिए, तांबे के बर्तन के लिए, लोहे के औजार के लिए या सोने के आभूषण के लिए? ऋग्वैदिक काल में जो शब्द निशाका था ये आपके सोने के आभूषण के लिए प्रयोग होता था, जबकि निषक जो है वो भी सोने का आभूषण होता था, लेकिन वो कहाँ पहना जाता था? गले में। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में कौन सी दस्तकारी प्रचलन में नहीं थी? सुनार, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी या कुम्हार? देखिए वैदिक काल में कुम्हार भी थे जो बर्तन बनाते थे, बर्तन मिट्टी के। सुनार यानी जब सोने के आभूषण थे इसका मतलब सुनार भी होते थे। बढ़ईगिरी भी होती थी, हाँ, लेकिन लोहारगिरी आपकी इस सभ्यता में कोई दस्तकारी का प्रचलन नहीं था। इसलिए आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, ऋग्वैदिक काल में शब्द यव किसके लिए प्रयुक्त होता था?
चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या फिर जौ के लिए। देखिए ऋग्वेदिक काल में जो यह शब्द प्रयोग होता था यह आपके जौ के लिए होता था। चावल को ये ब्रीही कहते थे, गेहूं को गोधूम, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौ। ऋग्वेदिक काल में शब्द यव जो था वो जौ के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। ऋग्वेदिक काल में सिर पर धारण करने वाला आभूषण कहलाता था निशक, कर्णशोभन, कुरीर या उपरोक्त सभी। देखिए जो निशक था ये गले का आभूषण था, गले का आभूषण। कर्णशोभन कान का। कुरीर जो था ये आपके सिर पर धारण करने वाला आभूषण था, सिर पर धारण करने वाला आभूषण। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कुरीर जो था ऋग्वेदिक काल में सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी या ऋषिकाय कहा जाता था। ऑप्शन बी, यदि युद्ध के समय कबीले के सदस्य एक साथ मिलकर सैनिक बन जाते थे। ऑप्शन सी, राजा अपना शासन महल से चलाता था। ऑप्शन डी, युद्ध मुख्य रूप से मवेशी को पकड़ने, जमीन, पानी और लोगों पर कब्जा करने के लिए लड़े जाते थे। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें कथन जो सही नहीं है वो इसका हमारा राइट आंसर होगा। पहला पॉइंट, विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी या ऋषिकाएं कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेदिक काल में जो विदुषी महिलाएं यानी जो विदुषी महिलाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी या ऋषिकाएं। विदुषी मतलब जैसे ऋषि होते थे, जो जो विदुषी जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की, सूक्तों की रचना जो महिलाएं थी जिन्होंने की उन्हें क्या कहा जाता था? विदुषी, यानी जो ज्ञानी होती थी, विदुषी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। युद्ध के समय कबीले के सदस्य एक साथ मिलकर सैनिक बन जाते थे। बिल्कुल ठीक है, उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन जब ये युद्ध करते थे तो कबीले के सारे सदस्य एक साथ मिल जाते थे और सैनिक बन जाते थे। राजा अपना शासन महल से चलाता था, नहीं ये गलत है आपका। राजा उस टाइम जो था राजा के पास ना तो अपना कोई महल था ना ही कोई राजधानी थी, इसलिए ये आपका पॉइंट गलत होगा। डी पॉइंट कहता है युद्ध मुख्य रूप से मवेशी को पकड़ने, जमीन, पानी और लोगों पर कब्जा करने के लिए लड़े जाते थे। बिल्कुल जो है आर्य जो है जो युद्ध करते थे मुख्य रूप से मवेशियों को पकड़ने के लिए, जमीन, पानी और लोगों पर कब्जा करने के लिए करते थे। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। केवल ए और सी गए, ये आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा। ए, बी और डी, ए, बी, सी और डी ये भी गलत होगा। हाँ, फोर ऑप्शन जो है ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है, ये आपका राइट आंसर होगा। आज थे हमारे ये वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 के टॉप 20 MCQ, जिसमें आपने वैदिक काल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा और देखा और समझा भी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी परिवारों पर ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वे इसका भी लाभ उठा सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।